तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल CUET PG के इस सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ आपकी स्वाति मैम जुड़ रही है। तो सबसे पहले मैम स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू सर। आज का ये इंटरव्यू खास होगा, खास इसलिए होगा क्योंकि अगर आप MA इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर MSc इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में जितने भी डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, आगे आने वाले 6 महीनों के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, आखिरी के 2 महीनों में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ऐसे तमाम पॉइंट्स पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि CUET PG के मामले में सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला चैनल प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल है। और साथ में जैसा कि हमारा वादा रहता है कि एक बार आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपके एडमिशन तक हम आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो मैम, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को आप अपना परिचय दें, उसके बाद हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। तो मैं CUET MA इकोनॉमिक्स की मेंटर हूँ। आप सभी को यहाँ पर CUET MA इकोनॉमिक्स में पढ़ाती हूँ और ये मेरा जो है 5वां साल है स्टडी कैपिटल के साथ। तो आप हमारे साथ ज़रूर कंटिन्यू करिएगा। इस बार भी लास्ट ईयर हमारा काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेशियो रहा था, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है DSE, JNU, HCU, BHU के लिए सेलेक्ट हुए। और हमारे साथ एक और मेंटर आपको पढ़ाते हैं, ईशान सर, जो कि आपको स्टैट्स और मैथ्स जो है पढ़ाते हैं आपके CUET MA इकोनॉमिक्स में। तो बैच ज़रूर ज्वाइन करिएगा और इस बार हमारे साथ ज़रूर कंटिन्यू करिएगा अपना प्रिपरेशन। तो MA इकोनॉमिक्स की आप तैयारी करना चाहते हैं और आपके साथ जो मेंटोर जुड़ रही हैं, जैसा कि मैम ने परिचय दिया कि 5 वर्षों का अनुभव है, 5 वर्षों का अनुभव। और साथ में मैं बता दूं कि मैम BHU के एलुमनाई रह चुकी हैं और इसके साथ ही मैम ने बताया कि स्टडी कैपिटल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज जहां आप जाना चाहते हैं वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। यानी आपके लिए अगर कोई रास्ता सही ढंग से आपको दिखा सकता है तो वो स्टडी कैपिटल है। चर्चा आगे बढ़ाते हैं मैम। पिछले वर्ष जो हमारा सिलेक्शन रेशियो रहा था उस पर स्टूडेंट्स की मेहनत, चूंकि अभी समय बच्चों के पास अच्छा खासा बचा हुआ है, लगभग 6 से 7 महीने का समय है अगर देखा जाए एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। तो शुरुआती दौर में किस तरीके से तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए, क्या आपके अकॉर्डिंग क्या मार्गदर्शन रहेगा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अभी इस समय आपके सेमेस्टर्स चल रहे होंगे और आप बहुत स्लो होंगे कि चलिए जब एग्ज़ाम आएगा तैयारी करेंगे, बट आपका ये सोचते सोचते 2-3 महीने बीत जाने वाला है। फिर आप जो है कुछ समय बाद जो है सर्च करेंगे कि कौन सा बैच लेना चाहिए, टाइम इस पर और ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। बट अगर आपके सामने ये वीडियो आ चुका है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस 6 महीने में अपनी तैयारी एक जो है डायरेक्शन में आप करिए और स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि समय जो है कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सिलेबस आपके MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का काफ़ी लेंदी है, आपको एडिशनल चीज़ों को भी पढ़ना पड़ता है। तो अभी से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, अभी से आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। अगर आप अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं तो जो भी आप UG में पढ़ रहे हो आप उसको पढ़िएगा थॉरली, अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर रखिएगा, ठीक है। पहले तो आप MA इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख लीजिए, फिर उसको जो है कैसे आप कवर करेंगे, किन किन बुक से आप कवर करेंगे, आप उसको कर लीजिएगा। सबसे टफ से इजी की तरफ जाइएगा, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा 6 महीने के आपके पास टाइम है। तो आप कोशिश करिएगा कि टफ वाले चीज़ को कवर कर लें और इजी वाले को बाद में करें। तो अच्छी खासी आपके पास अपॉर्चुनिटी अभी है, टाइम बीतते जाएगा, बट अभी आप बैच ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक सही दिशा में जो तैयारी है वो आपको मिल पाएगी। बिल्कुल सही पॉइंट पर मैम ने बताया, क्योंकि क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम जब नजदीक आता है तब बच्चे सोचते हैं 1 महीने में हड़बड़ी से कर लेते हैं। हाँ। अभी सोचते हैं अभी तो मेरा कॉलेज चल रहा है, सेमेस्टर चल रहे हैं, अभी पहले इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्त देखो, आप अगर 3rd ईयर में हो और आपको कहीं टॉप यूनिवर्सिटी में MA में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको शुरुआत से बेहतर एक अप्रोच रखना होगा। अगर वो अप्रोच आप सोचोगे आखिरी के 1 महीने में मैं 24 घंटे पढ़ के, तो ये पॉसिबल होता नहीं है। प्रयास हम जरूर करते हैं लेकिन फिर वही कंडीशन आ जाती है कि हम ऐसे मार्क्स पर आकर के रुक जाते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर शुरुआती दौर से हम उसी तरीके से मेहनत करते रहते हैं तो कंफर्म रहता है कि मैं कहां लेना चाहता हूं, हमारी स्वेच्छा होती है। और आप मैम अभी सिलेबस और पैटर्न पर चर्चा कर रही थी कि सिलेबस काफी लेंदी है MA इकोनॉमिक्स का, और साथ में आपने बताया कि ईशान सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैथ्स और स्टैट्स के पोर्शन के लिए। तो थोड़ा सा पैटर्न के जो चेंजेस हुए हैं, CUET जब से अप्लाई हुआ, पहले पार्ट A था फिर हटा, तो थोड़ा सा बच्चों के मन में डाउट रहता है, क्योंकि वो प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उन्हें दिखेगा 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा सा एक पैटर्न पर ओवरव्यू रख दीजिए जिससे तो पैटर्न अगर हम बात करें कि पैटर्न जैसे इसके पहले जो पिछले साल का जो पैटर्न था वो 100 मतलब क्वेश्चंस आते थे, जिसमें 25 आपके जर्नल पेपर आता था और एक तरीके से फिर उसके बाद 75 जो क्वेश्चन होते थे वो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते थे। बट पिछले साल वो आपका हट गया और 75 क्वेश्चन का सिर्फ आपका पेपर होता है।
एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है। और 75 क्वेश्चन टोटल आपके इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा। आपको जो भी आप अपने यूजी लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वही पूछा जाएगा। कुछ आपके एमए के इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को भी पूछा जाता है, जैसे ग्रोथ के कुछ मॉडल्स हो गए, चाहे आपका इकोनोमेट्रिक्स है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इकोनोमेट्रिक्स को नहीं पढ़ाती यूजी लेवल में, वो भी पूछता है। यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो भी सिलेबस है उसको यहाँ पर पूछा जाता है। पेपर की नेचर की बात करें तो आप नेचर देखेंगे तो बहुत बदला है। पिछले साल का पेपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल था, इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल रहा, ठीक है। बट एनटीए ऐसा ही करता है, आपका एक साल बहुत न्यूमेरिकल देगा, एक साल बहुत थ्योरेटिकल देगा। तो आपको किसी को भी कम वेटेज नहीं देना है, आपको सभी पार्ट को कवर करना है, चाहे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन हो चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन है। आप थ्योरेटिकल को भी अच्छे से थॉरोली करते चलिए, न्यूमेरिकल को भी अच्छे से करते चलिए, ठीक है। किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। जो भी आपके पास टाइम बच रहा है आप पहले कोशिश करिए टफ वाले पार्ट को करिए, फिर इजी पार्ट वाले पार्ट को। और पैटर्न में सिर्फ यही चेंजेस है। एडिशनल इकोनॉमिक्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप एडिशनल चीज़ों को भी आपको पढ़ के चलना है। जैसे इकोनोमेट्रिक्स है, सिलेबस में नहीं है। आप जब सीयूटी पीजी का सिलेबस देखेंगे इकोनॉमिक्स का तो आपको वहाँ पर इकोनोमेट्रिक्स नहीं मिलेगा, बट 4 क्वेश्चन तो इकोनोमेट्रिक्स से आपका आ रहा है, तो आपको उसको पढ़ के जाना है, आपको छोड़ना नहीं है किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये आपका मतलब पैटर्न रहा। और सिलेबस थ्योरेटिकल मतलब आपका जो पेपर आ रहा है वो थ्योरेटिकल भी आएगा, 22-25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के भी आएंगे। सिलेबस वीडियो ऑलरेडी हमने चैनल पर दे दिया, तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक लास्ट में मिल जाएगा वीडियो के। और मैम अभी जैसा कि आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैम के 5 वर्षों का जो अनुभव है आपको एक वीडियो में मिल रहा है, तो कंप्लीट ध्यान से सुनते रहिएगा बातों को, जो भी मैम बता रही हैं उन चीजों को अंगीकार करिएगा। अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न रह रहा है फिलहाल एनटीए का, एनटीए हमने देखा है कि पेपर में काफी उतार चढ़ाव देखने को हमें मिला है। कभी इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है उसको बहुत ज्यादा कर दिया, कभी मैथ्स या स्टैट्स के पोर्शन को बढ़ाता है। तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इकोनॉमिक्स और मैथ्स के पोर्शन को बैलेंस करने के लिए? बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन आसानी से आप कर लीजिए, ठीक है। और थ्योरेटिकल में भी जो मैथ्स आ रहा है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी जैसे कंज्यूमर बिहेवियर पे भी जो क्वेश्चंस है उसको मैथमेटिकल चीज़ उसको भी करते हुए चलिए। प्रोडक्शन फंक्शन है उसका भी मैथमेटिकल करते हुए चलिए। तो जो थ्योरी का मैथ्स कर रहे हैं आप उसको पैरेलल करते चलिए, उसका आप कंसेप्ट बनाइए, नोट्स बनाइए और उस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जब जो एकदम प्योर मैथ्स का पार्ट है, जैसे आपके मैट्रिसेस आता है, डिटर्मिनेंट्स आ गए, चाहे आपके डिफरेंशियल आ गया, ये सबको भी आप सॉल्व करते हुए चलिए। बुक ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर, जो आप सिलेबस का देखेंगे तो उसमें बुक आपको मैंने हर बुक को बताया कि आप इस पर कौन कौन सी चीज़ों का पढ़ेंगे। तो वो बुक्स आप पढ़ते हुए चलिए, प्रैक्टिस करते हुए चलिए। आप मैथ को मत छोड़िएगा इस बार, क्योंकि पिछली बार जब थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछा तो आपके मैथ्स का इस बार वेटेज अच्छा खासा रहने वाला है। तो आपको ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन से आप लैग कर गए, ऐसा नहीं करना है। आपको सब कुछ करते हुए चलना है, थ्योरी भी करते हुए चलना है। मैथ थ्योरी आपके लिए इजी होता है क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ लगभग थ्योरी पढ़ाती हैं, मैथ्स बहुत कम पढ़ाती हैं। तो आपको जिसका नॉन मैथमेटिकल जो बैकग्राउंड का वो भी बच्चा मैथ्स को करेगा। पहले आप स्टैट्स कर लीजिएगा, स्टैट्स आपका इजी है, मिड एंड मोड डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस पढ़ना है तो आप उसको कर लीजिए। फिर मैथ्स में आप अपना हाथ जमाइए, क्योंकि आपके पास यू हैव इनफ टाइम, 6 मंथ है आपके पास। आप 1 महीने भी अगर अच्छे से मैथ्स को दे रहे हैं, 1.5 मंथ, तो आप अच्छा मतलब मैथ्स में स्कोर कर पाएंगे। और रही बात थ्योरेटिकल की, तो जो भी थ्योरेटिकल आप पढ़े क्रिस्प नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे खूब सारा। जितना भी प्रैक्टिस आप करेंगे आपका स्कोर उतना ज़्यादा बेटर होते जाएगा। आप कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्रिस्प नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस उस पर एक टॉपिक पे प्रैक्टिस बनाते रहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि हमने देखा है जो एंट्रेंस एग्जाम को देने जो टाइम हमें देना होता है बच्चों के थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए और थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहे, 4 महीने आपके लिए अच्छा खासा समय होता है कि आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर मेरा क्या होगा, या फिर ये लास्ट में पैनिक होता है बच्चों के मन में, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन देखिए ध्यान इस चीज पर हमें देना होगा, कभी कभी हम प्रीवियस ईयर पेपर को जब मैम देखते हैं थोड़ा सा उसके रोल पर हम बातचीत करेंगे। ऐसा सोचते हैं कि 2024 में जहां जहां से प्रश्न पूछा गया कि क्या सिर्फ वहीं से पढ़ें या फिर ओवरऑल में पूरे सिलेबस को कवर करना चाहिए, क्योंकि जो 75 क्वेश्चंस है उसके लिए हमें पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। अब वहां से कहां से सवाल आएगा वो ना हमें पता है ना स्टूडेंट्स को पता है। तो पीवाईक्यूज के क्या रोल होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में? पीवाईक्यूज से ये पता चल रहा है कि जैसे एनटीए जब आप 4-5 साल का पेपर देखते हैं एनटीए का, चाहे आप जैसे नेट का पेपर आप सॉल्व करो, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि एनटीए इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको वो टॉपिक का रिपीटिशन पता चल जाता है ना, उसके जो है रिपीटिशन की कितनी बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप उस टॉपिक को मतलब मस्ट है, उस टॉपिक को आप करेंगे, ठीक है, जिसका रिपीटिशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। पर
जो प्रीवियस ईयर पेपर आप ऐसा नहीं कि उठा के वही पेपर आपको दे देगा, ये तो कतई नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन में भी रिपीट कर सकता है, बट आपको उससे पैटर्न का पता चलता है। आप ये मत सोचिएगा कि एकदम जो प्रीवियस ईयर में दिया वही क्वेश्चन मिल जाएगा, ये भी नहीं होगा आपके साथ। तो आपको कोशिश करना है कि पहले आपको सिलेबस करना है पूरा, तो सिलेबस आप करिए। जब आप सिलेबस कर लेंगे तो आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करिए कि किस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप उसको देख लेंगे, उसके बाद आप जो टॉपिक आपका एकदम मतलब जो आपको एकदम टफ लगता है आप उसको करिएगा बढ़िया से, फिर आप इजी की तरफ जाइएगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप सिस्टमेटिक वे में, आप पूरी तरीके से क्वेश्चन पेपर पे आप मतलब वो मतलब डिपेंडेंट मत होइए। आप सिलेबस करिए, सिलेबस को अच्छे से करके जाइए। कोई भी पार्ट को सिलेबस में स्किप मत करिए कि मैंने मैम इंडियन इकोनॉमी छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं थे, मैंने स्टैट्स नहीं पढ़े क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं था, या फिर मेरे पास मटेरियल नहीं था। ये कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करना है, और ना ही आपको टोटल पेपर पे डिपेंड हो जाना है। याद करिएगा एक चीज़ और कि एनटीए दोनों पेपर ले रही है, आपका यूजीसी नेट का भी ले रही है और आपका सीयूईटी भी कंडक्ट करवा रही है। तो जो आपका एक तरीके से यूजीसी नेट का जो पेपर है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है इस एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस में। आप उसके पीवाईक्यूज मतलब देख लीजिए यूजीसी नेट का। एक चीज़ और करिए कि आप आर गुप्तास की बुक ले लीजिए, या फिर आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। बट आप सिलेबस पहले बेस इसको मान के चलिएगा, सिलेबस को। हाँ, जैसा कि मैम ने कहा कि आपको एक्सक्यूज नहीं देना है, और वास्तविकता भी यही है कि अगर आपका किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन, वैसे तो मैं ये चाहता हूं कि हर स्टूडेंट का टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, लेकिन अगर आपकी मेहनत नहीं रहेगी, आप उस विश्वविद्यालय में नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसके लिए आप चाहे जितना भी एक्सक्यूज दे लें, कितना भी किसी को दोषी ठहरा लें, लेकिन उसकी वास्तविकता झेलना आपको ही है, अगर आपको अपने गांव के डिग्री कॉलेज में पढ़ना पड़ गया तो आगे हम मैम बढ़ेंगे। चूंकि मैम बच्चों के मन में जो सवाल होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं हाँ मैंने किताब खरीद लिया है, अब मैं किताब से पढ़ लूंगा, मेरा एंट्रेंस हो जाएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं मैंने कोर्स ले लिया है, कोर्स से मेरा काम हो जाएगा, नोट्स में पढ़ लूंगा। तो इसमें सामंजस्य कैसे बिठाना है, और क्या अहमियत है हमारे टेक्स्ट बुक की, क्या अहमियत है हमारे वीडियो कंटेंट्स की, क्या अहमियत है हमारे दिए गए नोट्स की। तो अगर हम बात करें, देखिए टेक्स्ट बुक का तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस रहा है, ठीक है, उसका हम इम्पोर्टेंस मतलब भूल नहीं सकते, और अभी भी हमें उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जैसे सपोज कि आपने बैच लिया और बैच में आप आए, आपको कोई कंसेप्ट पढ़ा दिया गया, आप उसको क्या करेंगे, आप बुक में जा करके मार्क करेंगे, अच्छा हाँ यहाँ तक पढ़ाया गया, ये चीज़ मुझे समझ में आई, तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा सेटल इन होगी, है ना। एक तरीका होता है कि आप जितना ज़्यादा मतलब दिमाग को पढ़ाते हो, दिमाग उतना ज़्यादा याद कर लेता है ना। तो आप जो क्लास में पढ़ाया गया आप उसको पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, आपको अच्छे से मतलब वो मेमोराइज हो जाएगा, आपकी मेमोरी लेवल पे पहुंचेगा, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंचेगा, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंचेगा। आप फिर किसी को पढ़ा भी सकते हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मुझे ही पढ़ा दोगे आके, है ना। तो आप जो पढ़ाया जाएगा आप उसको बुक से पढ़ेंगे, बुक को भी आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि दिन भर आप बुक ही पढ़ रहे, ये भी मत करिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बुक से करिए, क्लास में करिए, उसके बाद आप नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए, है ना। यही तकनीक है, यही सबसे बेहतरीन टेक्निक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोचेंगे कि एग्जाम के 10 दिन पहले 20 दिन पहले आपको कोई मैराथन क्लास दे दे या फिर कुछ दे दे तो आपका हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। फिर आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा जहाँ पर आप डिजर्व शायद नहीं करोगे, है ना, या फिर आपकी पसंद वो नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मैम देखा भी है, प्रीवियस कुछ ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर बच्चे लाइव क्लासेस कर रहे थे एग्जाम के टाइम पे। तो जब अपने यहाँ टफ क्वेश्चंस कराए जा रहे थे, स्टूडेंट्स को लग रहा था यहाँ बहुत टफ क्वेश्चन लोग करा रहे हैं, जहाँ आसान क्वेश्चंस हो रहे हैं मैराथन वाली जैसे कि आपने बात किया, वहाँ करते हैं। उसके बाद जब पेपर आया तो पेपर देखने के बाद और उनके क्वेश्चंस को देखने के बाद आप जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैं आपको इसलिए सुझाव दे रहा हूँ क्योंकि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में पीजी करने जा रहे हो, आप अगर उसके मास्टर्स में जा रहे हो, उसके आगे आपको उस सब्जेक्ट में कंटिन्यू करना है, तो उसके टेक्स्ट बुक से उसके जितने भी कंटेंट्स हो सके आपको उससे प्यार होना चाहिए। यानी आपको मैक्स टू मैक्स टाइम अपने उस कंटेंट में देना है, वीडियो में दे रहे हो, नोट्स को पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हो, जितना मैक्स टू मैक्स हो सके उस पर हम अभी समय नहीं बांधेंगे, मैम से ही बातचीत करेंगे कि कितना समय देना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब अगला प्रश्न हमारा होगा मैम, प्रैक्टिस एक बहुत ही जरूरी टर्म हो जाता है हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि जब हमारा एग्जाम नजदीक आए तो हमें प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए, शुरुआती दौर से किस तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस पर क्या राय है आपकी? तो शुरुआती दौर से तो जैसे सपोज आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मैंने मान लीजिए कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, आपने इलास्टिसिटी पढ़ लिया, आप इलास्टिसिटी पढ़ लिए तो आप जितने भी उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, है ना, आपने उसको कर लिया। आप उस पर कोशिश करिए कि आप 20 से 25 क्वेश्चन आप बना लें, जिससे कि वो कंसेप्ट आपको भूल ना पाए, जिससे कि आपके सामने जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन है आप बना पाए। तो जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं तो आपको वो टॉपिक भूलता नहीं है, आपके दिमाग में वो पहुंच जाता है, अंदर में दिमाग में सेट हो जाएगा कि आपका ये टॉपिक रहा।
प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो लास्ट मोमेंट की प्रैक्टिस आपको ये बताएगी कि आपकी इफिशियंसी कितनी बढ़ गई। जैसे अभी आप एरर करोगे तो आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, बट आप एग्जाम के 2 दिन पहले एरर करोगे तो वो करेक्शन आप नहीं कर पाओगे। तो अभी एरर करोगे तो अभी आप टाइम समझ जाओगे कि ये यहाँ पर मेरी कमजोरी है, ये मेरा कमजोरी का पॉइंट है ना। तो अब अभी कोशिश करो कि अभी से एरर करना शुरू करो, अभी से गलतियां शुरू करो, जिससे कि ये गलती लास्ट मोमेंट तक जाके आपकी सुधर जाए और आपकी इफिशियंसी बढ़ जाए, आपके मार्क्स बढ़ जाए। क्योंकि पेपर का मोड जो है वो सीबीटी है। आप चाहे क्वेश्चन पे बैठ के पेपर पे भी बना रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन कोई टेस्ट दे रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप एरर्स करो, अभी देखो कि कितना आप गलतियां कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि गलती जानबूझ के करो, आप पढ़ के जाओ उस टॉपिक को, उसके बाद आप देखो कितना आपके समझ आया। तो लास्ट मोमेंट पे जो आपकी धीरे धीरे होता है ना कि हम गलती करते रहते हैं और धीरे धीरे सुधार होने लगता है, तो आपका सुधार होते जाएगा। तो प्रैक्टिस अभी से करना है, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे हम कोई टेस्ट ले लें 5 ठो 10 ठो, ऐसा नहीं करना है। आपको अभी से कोशिश, जितना भी आप टेस्ट लगा लो, जितना भी आप प्रैक्टिस कर लो, वो मतलब आपको आपकी इफिशियंसी बढ़ाएगी, है ना, आपका मतलब एक नंबर अच्छा आने लगेगा। बिल्कुल, गलतियों से सीखना है, प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे हमारी इफिशियंसी है जो इफिशियंसी हमारी बढ़ेगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे स्क्रीन पर भी और चैनल पर आपको बताया गया होगा, एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में भी दे देता हूँ कि कर्तव्य बैच सीयूईटी पीजी 2025 के लिए स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर ये आपका बैच चल रहा है, जिसमें लाइव क्लासेस आपके थ्योरेटिकल पार्ट की भी और मैथमेटिकल पार्ट दोनों की चलती है। प्रॉपर आपके चैप्टर वाइज या फिर आप यूं कह लें वीकली टेस्ट जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, एग्जाम से पहले जो हम फुल टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं वो भी आपको मिलेगा। तो सब कुछ इस कोर्स में आपको मिलने वाला है। तो स्टडी कैपिटल का कर्तव्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करें। अभी हम इस इंटरव्यू के अपने आखिरी दौर की तरफ में हम बढ़ रहे हैं। किताबों को लेकर के मैं चाहूंगा कुछ सजेशन की, चूंकि आपने वीडियोस में ऑलरेडी बताया है स्टूडेंट्स को, लेकिन जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का सुझाव जो जरूरी है, कंपलसरी एक तरीके से है कि वो किताबें हमारे एंट्रेंस एग्जाम के साथ में होनी ही चाहिए। आप लोग पहले तो कोशिश करिए कि इंडियन ऑथर को ही पढ़िए, क्योंकि सबसे इजी रहता है उनका लैंग्वेज समझना, क्योंकि फॉरेन ऑथर को आप पढ़ेंगे तो शायद आपको उतना नहीं समझ में आएगा। तो आप एच.एल. आहूजा मैक्रो दोनों के लिए कर लीजिए, डोमिनिक सल्वाटोर आप इंडियन इकोनॉमी के लिए कर लीजिए, आर.के. लेखी मैंने पढ़ी थी आपके आर.के. लेखी पब्लिक के लिए, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह कर लीजिए, या फिर दत्तेन सुंदरम और मिश्रा एंड पुरी। थोड़ी लेंदी है, बट अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि मतलब कि कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होने लगेंगे, ठीक है। और और मैंने स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको एस.पी. गुप्ता बता दिया था, और आप वी.के. ओरी और 11th-12th का भी आप एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हैं स्टैट्स के लिए, और मैथ्स के लिए जो है एस चंद की बुक है जो 11th-12th की, आप वो कर सकते हैं, और ए.सी. चांग। और अगर डी.एन. द्विवेदी की जो बुक है, दामोदर की बुक है, आप उसकी जो है इकोनोमेट्रिक्स के लिए कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा लेंदी है। बट जो यूजी लेवल पे आप पढ़ रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं, यूजी लेवल में जो आपको पढ़ाया गया, नोट्स बनाया गया, वो भी आपको हेल्प करेगा। ये बुक लिस्ट है। और रही बात, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं प्लेसमेंट के लिए, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो प्लेसमेंट के लिए पूछते हैं, तो इसमें जैसे बहुत कुछ देखिए यूनिवर्सिटीज़ कुछ होती है वो रिसर्च ओरिएंटेड होती है, जब उनकी रैंकिंग आप रिसर्च में खोजेंगे तो वो टॉप रैंक मिलती है। जैसे बीएचयू का जो पढ़ाई होता है वो रिसर्च ओरिएंटेड है, यूजी लेवल में आपको मतलब इस तरीके से पढ़ाया जाता है जैसे आप रिसर्च की तरफ आगे बढ़ पाओ। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो दोनों मोड में चलती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्लेसमेंट के लिए चलती हैं। इकोनॉमिक्स में एज वी नो दैट कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, कुछ 17, 18, 20 लाख तक का आपको पैकेज देता है। जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है तो 18 लाख का पैकेज आपके है, और इसमें आपके रिसर्च के लिए भी आपके लिए अच्छा है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें यहाँ पर बीएचयू की, तो बीएचयू ज़्यादा आपके इंक्लाइन टूवर्ड्स मतलब रिसर्च की तरफ बढ़ता है। आप प्लेसमेंट सेल में एक्टिव है तो आपको प्लेसमेंट भी मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट गोखले की, तो गोखले में काफ़ी ज़्यादा हाई फीस है, लगभग 1 लाख के ऊपर आपको पड़ जाता है साल भर का, और इसमें अच्छा प्लेसमेंट है। बेस है, बेस बेंगलुरु, इसमें भी आपका प्लेसमेंट अच्छा है, बट आपका फीस वही 1-1.5 लाख के ऊपर है। एचयू में फीस कम है, पर प्लेसमेंट और रिसर्च दोनों अच्छा है। बट रैंकिंग वाइज रिसर्च में देखें तो बीएचयू आपको रिसर्च में ज़्यादा अच्छा मिलेगा एचयू के कंपैरिजन में, ठीक है। जेएनयू की बात करें तो जेएनयू में एक कोर्स चल रहा है आपके, तो वर्ल्ड स्पेशलाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमी स्पेशलाइजेशन, उसमें आपके प्लेसमेंट अच्छा है, बट रिसर्च के लिए और आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अच्छा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये आपके एक तरीके से जो यूपीएससी के लिए जो जाना चाहते स्टूडेंट कि हमें दिल्ली में ही रहना है, वहाँ पर अच्छा है। प्लेसमेंट के लिए डीटीयू अच्छा है। IGIDR बेस्ट है, इस बार 40,000 फीस है लगभग, और एक लगभग DSC के आसपास उसका प्लेसमेंट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगी, आप इसको लिस्ट बना के रखेंगे, बट आपका अच्छा मार्क्स आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट 200 प्लस
नियर अबाउट 280 जब आप लाएंगे तो इन टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में आपको मतलब जनरल कैटेगरी में अच्छे चांसेस आपको रहेंगे मिलने के। बिल्कुल स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि आप बातों को जरा केयरफुली सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अभी तक जो लोग वीडियो में कंटिन्यू कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही हेल्प मिल रहा होगा इस वीडियो से। मैम, जैसा कि आपने हाईएस्ट मार्क्स पर अभी चर्चा किया, तो पिछले वर्ष हमने अपने कुछ सब्जेक्ट में हमने लगभग 300 के अप्रॉक्स हमने स्कोर किया। इकोनॉमिक्स का पेपर चूंकि ऐसा नहीं था कि बच्चे 300 आउट ऑफ 300 कवर कर सके, लेकिन इस बार हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हमारे कुछ बच्चे जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर के आए। इस पर क्या सुझाव है बच्चों के लिए? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो मैंने जिन बच्चों का मार्क्स बहुत अच्छा देखा है वो बच्चे ऐसे रहे हैं, वो थ्योरी भी पढ़ के गए हैं, वो मैथ्स को भी बहुत अच्छे से करके गए हैं, वो 6 मंथ पहले से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो सुबह उठे और एग्जाम देने चले गए, ऐसा नहीं था उनके साथ। वो बहुत अभी भी मेरे बैच में जो बहुत 200 के ऊपर में जिनका मार्क्स है, जो जिनका SAU में हुआ, जिनका DSE में हुआ, जिनका आपके HCU में फाइनेंशियल के लिए हुआ, उन बच्चों का यही था कि वो रेगुलर मतलब 4 से 5 घंटे दे रहे थे, अच्छा प्रैक्टिस बना रहे थे, क्लासेस जो क्लास चल रही थी लाइव क्लास उसको रेगुलर अटेंड करते थे, टीचर के टच में बने हुए थे, प्रैक्टिस करते थे, क्वेश्चन भेजते थे। तो उससे ये लगता था कि मतलब हाँ ये बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, ये मतलब रोज मेहनत कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, और उनके मतलब सिलेक्शन भी अच्छे यूनिवर्सिटीज में हुए। ठीक है, तो आपको रेगुलरिटी बना के रखनी है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। माइट भी हो सकता है 1-2 दिन ब्रेक हो जाए, बट फिर अगले दिन याद करके रखना है नहीं भाई मुझे तो तैयारी करनी है, मुझे ये ड्रीम है मेरा, है ना, यहाँ पर मुझे जाना पढ़ने के लिए। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। चाहे आपका IQ कितना भी बेहतर हो, चाहे आपका IQ कितना भी लो हो। कई लोग मानते हैं मेरा IQ बहुत अच्छा है तो मैं 15 दिन में ही पूरा सब कुछ कवर कर सकता हूँ, कुछ लोग मानते हैं मेरा IQ लो है। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी आपके अंदर रहेगी, अगर आप कंसिस्टेंट चल रहे हो अपने सब्जेक्ट को लेकर के, तो आराम से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो और बेहतर मार्क्स के साथ क्रैक कर सकते हो। अब इंटरव्यू के आखिरी दौर में हम लोग पहुंच रहे हैं। 1-2 और सवाल होंगे, उसके बाद आप अगर कोर्स के साथ जुड़ेंगे तो डायरेक्टली हम लोग कोर्सेज में मिलेंगे और मैम से चर्चा आपकी जारी रहेगी। मैम, कुछ ऐसे टिप्स जो जरूरी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और साथ में दूसरा सवाल इसी के साथ अटैच है कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से रखना चाहिए, क्या समय देना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए? देखिए आपका सेमेस्टर, पहले मैं दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, क्योंकि आपका सेमेस्टर बहुत मतलब 6 सेमेस्टर जो रहेगा ना वो आपका बहुत ज़्यादा क्लैश करेगा जब आपका एंट्रेंस होता है, तो दोनों के बीच आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, है ना, उसके लिए भी टाइम देना, उसमें भी अच्छा स्कोर करना है। तो प्रिपरेशन अभी से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रिपरेशन अभी से शुरू करिए, क्योंकि आपको उस मोमेंट पे 1 महीना आपका ऐसा रहेगा जिसमें आपको कब टेस्ट देना है, इंटरनल्स एक्सटर्नल्स आपके होने लगेंगे, तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, क्योंकि उस समय फिर आएगी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। तो आप अभी से 3 से 4 घंटा एक्स्ट्रा ऐसा टाइम दीजिए जो कि आप टोटली डेडिकेटेड फॉर CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम हो, जिससे कि आपके अदर एंट्रेंस एग्जाम जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग से सेपरेट होता है, जामिया मिलिया इस्लामिया का होता है, AMU का होता है एंट्रेंस एग्जाम सेपरेट, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का सेपरेट होता है, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का सेपरेट होता है, जिससे कि उस एग्जाम में भी आप क्रैक कर पाओ। क्योंकि ये बैच ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको CUET ही क्रैक करवा दे, ये बैच ऐसा है कि आपको वो एंट्रेंस भी आपको क्रैक करवा देगा, है ना। तो आपको मतलब पढ़ते हुए चलना है, अभी से प्रिपरेशन करनी है, अभी से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि लास्ट मोमेंट में मैं जो पढ़ लूँ वो हो जाए। प्रैक्टिस करते हुए चलना है, कोई प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा, UGC नेट का प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाइए, है ना, वो भी आपके लिए हेल्प करेगा। और जितना ज़्यादा हो सके टाइम पढ़ाई पे दीजिए, और 6 मंथ के बाद आपको अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाना है, फिर आप चले जाएंगे वहाँ पर और फिर आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा। बट अभी 6 महीने आपको डेडिकेट कर देना है, 4-4 घंटे दे देने हैं, उसके बाद फिर आपका टाइम होगा, है ना। बिल्कुल, तो आगे आने वाले महीनों में आपको अपना पूरा समय अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए देना है और 6 से 7 महीने बाद आप देखेंगे कि आप किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन में हिस्सा ले रहे होंगे। आज के इस इंटरव्यू में हम बात कर रहे थे MA/MSc इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर। आगे भी हम ऐसे वीडियोस कंटिन्यू रखेंगे, उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हमारे कोर्सेज के साथ आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी कैपिटल के ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें। और मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद।